दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे प्रोसेस करा सकते हैं और आज के इस वीडियो में जो कि पिछले ही वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कनाडा से कैसे अप्लाई करके इंडियन पुलिस वेरिफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर पुलिस वेरिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आता है वो है टाइमलाइन, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन। मेरे फ्रेंड ने जो अप्लाई किया था वो पोस्टल एप्लीकेशन डाला था BLS में, तो जब BLS के पास वो एप्लीकेशन पहुंचा वहां से लेकर के फाइनल PCC उसके पास आने के बीच में उसे लगभग 48 डेज का टाइम लगा। 48 डेज में BLS ऑफिस के पास में ब्रम्पटन के पास में जब एप्लीकेशन पहुंची वहां से फाइनल उसके पास में जब PCC आया तो ये 48 डेज का टाइम फ्रेम था। आई होप ये टाइम फ्रेम आपको भी एक बेसिक आइडिया देगा कि आपके एप्लीकेशन को कितना समय लग सकता है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या एरर्स आपको अवॉइड करने हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। याद रखिए अगर आप वॉक इन में जाते हैं तो ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि इजीली वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होकर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बात आती है पोस्टल एप्लीकेशंस की, तो वहाँ पर हम छोटी मोटी कुछ गलतियाँ कर लेते हैं जिससे कि वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिटर्न आती है। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी आपको अवॉइड करनी है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं डिटेल में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कनाडा, और उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा BLS इंटरनेशनल, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है विच इज़ एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएटर बिटवीन कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल्स पर्सन हु आर अप्लाइंग फ्रॉम द कनाडा। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही आप एप्लीकेशन की प्रोसीजर को लेके बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है आपको वही जो हमने जैसा कि पासपोर्ट के केस में डील किया था, यहाँ पर embassy.passportindia.gov.in पे जा करके हमें हमारी PCC की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने पासपोर्ट के केस में भी बताया था कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। अब रजिस्टर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपको अपना ईमेल आईडी नाम वगैरह डालेंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। आप जैसे ही आईडी बनाते हैं सिंपली आपको दोबारा से उसी में जाकर के यूज़र लॉगिन, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं भी यहाँ पे अब लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डली हुई है, तो वो ऑलरेडी नीचे दिखाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। जैसा मेरे केस में यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप ट्रैक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप में लिखा हुआ आएगा, पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड और इट इज़ पेंडिंग विद दी कॉन्सुलेट और एम्बेसी। तो इस तरह से ये पेंडिंग रहता है। अगर आपको अप्लाई करना है, फिर जैसे ही हमें अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे लिंक है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट हो गया तो वो भर दीजिए, या इमिग्रेशन पर्पज़ अदर देन सिटीजनशिप, कंट्री जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कनाडा है तो कनाडा, या जो भी कंट्री है। जैसे मान लीजिए मैं अगर USA का एग्जांपल लूँ, यहाँ आपको कनाडा ही दिखा देता हूँ, मान लीजिए तो कनाडा हो गया। पासपोर्ट नंबर आप अपना पासपोर्ट डाल दीजिए, मैं तो रैंडम नंबर डाल रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट इशू, तो मान लीजिए मैंने 1 अक्टूबर डाल दिया, और एक्सपायरी तो ठीक 10 साल बाद होती है, तो हमको यहाँ पे फिर वही मैं इसको करता हूँ 15 सॉरी, और ठीक इसमें भी अक्टूबर 15 एक्सपायरी डाल देता हूँ 25, क्योंकि 10 साल का होता है, तो ये अक्टूबर 25 फर्स्ट को एक्सपायरी। ठीक है, प्लेस ऑफ इशू तो यहाँ पे हम कर देंगे अहमदाबाद। देखिए ये सब डाटा मैं एक रैंडम डाटा भर रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली अपने पासपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, उसका इशू डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्लेस ऑफ इशू और फाइल नंबर जो आपके वहाँ पे पासपोर्ट में नीचे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। मैं एक बार रैंडमली डाल दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर नेम, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस, ये सारी आपको डिटेल भरनी होती है। जैसे मेरे केस में मैं भरता हूँ, तो यहाँ पर आपने देखा मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया, मैरिटल स्टेटस मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, सो मैरिड डाल दिया। उसके बाद आप इंडियन सिटीजन जो है बाई बर्थ हैं, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो बाई बर्थ हो गया। पैन कार्ड, अच्छा यहाँ पे पैन कार्ड और वोटर आईडी अगर आप ये डिटेल डालना चाहते हो डालिए, मैंडेटरी नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो अभी आप कौन से टाइप का जॉब कर रहे हैं तो वो लिख लीजिए, जैसे मैं प्राइवेट लिख लेता हूँ। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट एंड अबव है तो वो आ गया, जो भी आपका रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड नंबर यहाँ पे वैसे मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालें। तो मान लीजिए मैं डालता हूँ, एक रैंडम नंबर डाल के इसको एग्री करके नेक्स्ट कर दिया। ओके, देखिए आधार
नंबर आपको डालना मैंडेटरी है। सो अब ये थोड़ा सा चीज़ है, क्योंकि इन्होंने स्टार मार्क नहीं किया, स्टिल इसको मैंडेटरी बता रहे हैं। तो ठीक है, आप कुछ नंबर डाल देते हैं वापस से। ओके, सो मैंने एक फेक एंट्री डाली आधार कार्ड की। उसके बाद फिर आपका वही फादर नेम, फादर सरनेम, मदर सरनेम, लीगल नेम। अब लीगल गार्जियन अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज़ नहीं। और ये यूजुअली कब आता है, जब आपके मदर फादर ना हो और आपका कोई लीगल गार्जियन हो, तो उसके केस में आपको भरना है। फिर स्पॉज नेम और उसका सरनेम। तो ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई दोस्तों, आप भर ही सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रैंडम डाटा भर लिया है। आप अपना एक्चुअल डिटेल जो है वो आपको भरें, फादर नेम, मदर नेम, अपनी स्पॉज का नाम। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए। सो दोस्तों यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसमें एड्रेस इन इंडिया एंड प्रेजेंट एड्रेस इन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल। तो एड्रेस इन इंडिया में आपका जो होम टाउन का जो होम एड्रेस है, जो आप पासपोर्ट पे मेंशन्ड है, जहाँ से आप पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, वो एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन की बात करें तो इसमें आपका इंडियन एड्रेस आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें आपका करंट कैनेडियन, यूएस, यूके, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो एड्रेस आएगा। उसके बाद में जब आप वो सारा डिटेल भर देंगे, तो एक बार मैं आपको थोड़ा डमी डिटेल भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरी एक डमी डिटेल भर दी है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्या किस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो ये सब डिटेल भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह है या नहीं है, तो वो सब डिटेल भरनी है। फिर आप यहाँ पर अपने केस में जो एप्लीकेबल होता है वो भर दीजिए। यूजुअली ये सारी चीज़ें नो होती है, बिकॉज अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, कोई करंट केस नहीं चल रहा है, आपको कभी प्रोहिबिट नहीं किया गया, तो वो सब नो करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये फाइनल पेज आया है, जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इस तरह से जो डिटेल है आपके पीसीसी पे प्रिंटेड आएगी, जिसमें आप एप्लीकेंट नेम, उसके बाद में फादर या मदर का लीगल नेम, उसके बाद कौन सी कंट्री के लिए चाहिए, पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और फाइल नंबर। इस तरह से ये पूरा डिटेल आपका पीसीसी पे प्रिंट होकर आएगा। तो अगर इसमें कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में जब आप इस पेज पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सारा जो भी डिटेल आपने भरा है वो दोबारा से आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, और जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपके पास में एक फाइल नंबर, जिसे बोलते हैं ARN नंबर, वो जनरेट होके आ जाएगा। मैं ये डमी फाइल ही कर रहा था, इसलिए मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है, मैं बैक जाता हूँ। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जब फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी तो आपके पास में ARN नंबर और फाइल नंबर, ये दोनों यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। ARN नंबर जो है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर जब आप फ्रंट पेज पे जाएंगे तो ट्रैक स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ये जब आप वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे तो उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। सो ये सिंपली अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी हो तो ट्रैक स्टेटस से भी किया जा सकता है, या फिर आप लॉगिन करके भी अपनी फाइल पे क्लिक करके स्टेटस देख सकते हैं। सो दोस्तों, पासपोर्ट सेवा पोर्टल के साथ साथ BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पर भी आप इस ट्रैक एप्लीकेशन लिंक को यूज़ करते हुए अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो ये आप अपना एप्लीकेशन टाइप, जिसमें आपने वॉक इन है या पोस्टल डाला है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट एप्लीकेशन, ध्यान रखना पासपोर्ट रिन्यूअल और PCC दोनों ही पासपोर्ट एप्लीकेशन कैटेगरी में आता है, तो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। दिखा रहा है, जैसे ही वहाँ से रिटर्न आ जाएगी यहाँ पे दिखाएगा रिसीव्ड और उसके बाद में डिस्पैच। तो इस तरह से आपको स्टेटस दिखा देगा, जो आप BLS की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। सो ये हो गया फाइल कैसे सबमिट करना है और आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात आती है फ़ी की। तो यहाँ पर आपको जाना है, सो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं PCC की एप्लीकेशन फ़ी है $38.7 कैनेडियन डॉलर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इन पर्सन जा करके अपनी फ़ाइल सबमिट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर डेबिट कार्ड या कैश से पे कर सकते हैं BLS के ऑफिस में। बट यदि आप पोस्टल सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा या फिर मनी ऑर्डर बनाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट मनी ऑर्डर इन नेम ऑफ BLS इंटरनेशनल सर्विसेज कैनेडा INC। एग्जैक्टली इसी नाम का आपको मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बना करके अपनी एप्लीकेशन के साथ में इनक्लोज करना होगा। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे PCC के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में जाके चेकलिस्ट देख सकते हैं। सो जैसे ही आप ये चेकलिस्ट देखेंगे यहाँ पर एक तो देखो इन्होंने अब ये थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। PCC प्रोसेस फॉर इंडियन सिटीजन पूरा प्रॉपर्ली बताया है कि आपको इस साइट पे जाना है, और उसके बाद में देखिए आपको ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो ARN का जो फॉर्म आएगा, जो आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे जाके करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करना है। उसके बाद में आपको उसमें अपना फ़ोटो लगा देना है। फ़ोटो 2x2 का जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैलिड इंडियन पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी। देखो दोस्तों, ओरिजिनल एंड कॉपी कब वैलिड है, जब आप इनके ऑफिस को विजिट करते हैं तब।
अगर आप ऑफिस विजिट नहीं कर रहे हैं, पोस्टल सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको कनाडा का एड्रेस का प्रूफ डालना है, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, आप अपना लीज का जो डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, आपका एड्रेस प्रूफ शुड एग्जैक्टली मैच विद द एड्रेस यू फिल्ड इन दी फॉर्म। उसके बाद आता है वैलिड स्टेटस इन कनाडा, तो ये आपका वर्क परमिट है, स्टूडेंट परमिट है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको उसमें अटैच करना होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने वापस फोटो की स्पेसिफिकेशन भी स्पेसिफाई की है, 2x2 का आपका फोटो होना चाहिए। सो बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अपने आप में एक फॉर्म ही हुआ, उसके बाद में अटैचमेंट में आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपका एड्रेस प्रूफ की कॉपी और आपका वैलिड स्टेटस। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होते हैं। फोटो आपको फॉर्म पे ही चिपका देना है, एक्स्ट्रा फोटो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसके अंदर में टोटली आपका रिक्वायरमेंट रहती है। अब दोस्तों आता है फेज़ 2, जिसमें हमें वो एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी BLS इंटरनेशनल को। अब उसके 2 तरीके होते हैं, आइदर वॉक इन या फिर पोस्टल। अब दोस्तों जब वॉक इन की बात आती है तो उसके लिए हमें जाना होगा BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाते हैं, आप कौन सी स्टेट में हैं कनाडा की, उस स्टेट के हिसाब से अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन डिवाइडेड है। तो जैसे कि मैं न्यू ब्रंसविक पे हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा टोरंटो पे। उसके बाद में ये टोरंटो जो उनका जो ऑफिस है वहाँ का ये पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन में बुक एन अपॉइंटमेंट का एक टैब है, यहाँ पर जाके आप अपना जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑफिस में आप जाना चाहते हैं, अलग अलग सिटी का नाम है। उसके बाद कौन सी सर्विस चाहिए, पासपोर्ट अगर आपको रिन्यू कराना है तो बेसिकली पासपोर्ट रिन्यूअल हुआ या फिर PCC हुआ, ये दोनों पासपोर्ट कैटेगरी में ही आती है। फिर वीज़ा, OCI और ये सब अलग अलग आ गया। उसके बाद आपका डेट, आपको कौन सी डेट को चाहिए, तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे हैलिफैक्स सेलेक्ट करता हूँ पासपोर्ट। फिर यहाँ पे जो अवेलेबल डेट्स है वो बता रहा है, तो अक्टूबर में तो 16-17 इवन अवेलेबल ही है, सैटरडे फ्राइडे जो भी आपको डेट चाहिए वो ले लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट नेम और ये सारी डिटेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, ये तो हो गया हमारा अपॉइंटमेंट बेस्ड। अब बात आती है पोस्टल एप्लीकेशन। मान लीजिए आपके पास फिजिबिलिटी नहीं है कि आप BLS इंटरनेशनल के ऑफिस में जाके अपनी फाइल सबमिट कर सकें, और ऐसे में आप चाहेंगे कि ये जो है आपकी घर से ही कलेक्ट हो जाए फाइल और घर पे ही आपका जो PCC है वो डिलीवर हो जाए। अब दोस्तों होता क्या है, इसके लिए पहले तो BLS की साइट पे एक ऑप्शन आता था पोस्टल बुकिंग का, अब वो ऑप्शन फिलहाल कुछ दिनों से नहीं दिख रहा। तो ऐसे में मैंने अपने ही केस में क्या किया था, BLS इंटरनेशनल को उनका जो कस्टमर केयर का नंबर है, सो यहाँ पर आप देखिए इनके इन्फॉर्मेशन का एक नंबर दे रखा है, इस नंबर पर मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में मैंने बताया कि मुझे पिकअप और डिलीवरी सर्विस लेनी है, तो इन्होंने मुझे मेरे मेल पे एक लिंक भेजा, जिस पे मुझे मेरे मॉन्कटन से इन्होंने $63 टू और $63 फ्रो, यानी कि मेरे घर से मेरी एप्लीकेशन पिकअप करके BLS पे ड्रॉप करने का, और जब मेरा PCC आ जाएगा तो BLS से पिकअप करके वापस से मेरे घर पे ड्रॉप करने का कुरियर चार्जेस मुझसे लिया, यानी कि टोटली ये आपका पड़ गया $126 के आसपास मुझे चार्जेस पड़ गए। अब दोस्तों ध्यान रखना, चार्जेस के केस में कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, आपने अपनी एप्लीकेशन भेजी, उसमें कुछ भी अगर एरर है और उस केस में अगर ये एप्लीकेशन आपको रिटर्न करेंगे तो होगा क्या, ऐसे में ये रिटर्न वाला भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा, फिर से दोबारा से आपको फॉरवर्ड और रिटर्न का $126 पे करना होगा अपनी एप्लीकेशन वापस भेजने के लिए। तो अब इस वीडियो को जब आप आगे ढंग से देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से पॉसिबल रीजंस है जिससे कि आपकी एप्लीकेशन रिटर्न आ सकती है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ रिसेंट पीपल्स। तो वहाँ से आप अपने उस करेक्शन को, मतलब उस एरर की प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं थोड़ा केयरफुली एप्लीकेशन फिल करके। तो इसमें क्या होगा, इजी होकर के आपका सिंगल शॉट में ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। सो ये हमने समझ लिया वॉक इन ऑन पोस्टल को लेकर के। अब दोस्तों जैसे ही आपकी एप्लीकेशन BLS इंटरनेशनल वाले वेरीफाई कर लेते हैं, फिर वो भेजते हैं हमारी काउंसलेट को, कनाडा में जो भी इंडियन काउंसलेट है वहाँ जाता है, वहाँ से वो फाइल भेजी जाती है आपका रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन SP ऑफिस में, यानी कि अगर अहमदाबाद SP ऑफिस है तो वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर वो जाएगी लोकल जो भी आपका थाना पड़ता है वहाँ पे, वहाँ से वेरीफाई होके वो SP ऑफिस में भेजेंगे, SP ऑफिस से दोबारा से काउंसलेट में आएगी, और काउंसलेट जो BLS इंटरनेशनल है वो काउंसलेट से आपका PCC पिकअप करके आपके एड्रेस पे ड्रॉप करवाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपने वॉक इन लिया है तो उस केस में आपको BLS इंटरनेशनल के ऑफिस में जा करके, जिस ऑफिस में आपने फाइल सबमिट की थी, आप वहाँ से भी जाके इसको कलेक्ट कर सकते हो अपने PCC को। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो PCC के लिए एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फिलहाल जिन लोगों ने कराया है उनके एक्सपीरियंस बेसिस पे, मेरे अपने एक्सपीरियंस बेसिस में 45 से 60 डेज़ तक का टाइम आपका टोटल लग जाता है इस प्रोसेस में। और ये जो 45-60 डेज़ का टाइमिंग है, ये कंसिडर कीजिए जब आपकी एप्लीकेशन BLS में एक्सेप्ट हो जाती है तब से। सो ये पूरा प्रोसीजर टाइमलाइन हुआ यहाँ पे।
अच्छा दोस्तों, अब मैंने बात करी थी एरर्स की, तो यहाँ पर देखिए मोस्टली जो हम लोग एरर करते हैं वो पहला होता है हमारा कैनेडियन एड्रेस का। ध्यान रखिए, कैनेडियन एड्रेस जब भी डालते हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, चलिए अब मैं उसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कई लोगों का फॉर्म BLS से रिटर्न आता है, तो उसका एक मेजर रीज़न यहाँ पे है। क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ उसका यूनिट नंबर मान लीजिए है 16, और जो मेरा बिल्डिंग नंबर है वो है मान लीजिए 214 CTS, और उसके बाद में ज़िप कोड हो गया E1TST1। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये हमने डिटेल्स ले ली। तो अब जब यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको डिटेल्स जो फिल करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपका जो एग्जैक्ट डिटेल जो एज़ पर आपके जो एड्रेस प्रूफ आप डालेंगे उसके साथ में रिप्लिकेट होना चाहिए, और किसी तरह का कन्फ्यूजन बिल्डिंग नंबर और आपका अपार्टमेंट नंबर में नहीं आना चाहिए। ये दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एड्रेस लाइन फर्स्ट है, एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप अपना कोई भी एक ID कार्ड उठा लीजिए। नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास में जो लीज़ हम लोग या जो लेके चलते हैं या जो भी ID प्रूफ लेते हैं उसमें पहले बिल्डिंग का नंबर होता है। तो मान लीजिए मेरे केस में कोई लीज़ पकड़ता हूँ तो उसमें होगा ऐसे 214 CTS, अपार्टमेंट 16। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली लिखिए। होता क्या है, हम लोग जब फिल करते हैं तो हम ऐसे फिल कर लेते हैं 16/214 CTS, इस तरह से लोग बाग फिल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये लोग जो BLS वाले हैं वो आपको रिटर्न कर देते हैं, बिकॉज ये कोई क्लियर एड्रेस उनके एज़ पर उनके स्पेसिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 214 CTS इज़ द बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर 16 इज़ आवर अपार्टमेंट नंबर। इस तरह से आपको प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी है, तभी आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे प्रॉपरली एक्सेप्ट की जाती है। तो ये दोस्तों आपने देखा आपको अपना कैनेडियन एड्रेस कैसे फिल करना है। अब दूसरा मोस्ट कॉमन एरर रहता है वो होता है पिन कोड यानी कि जिप कोड का। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अक्सर यहाँ पर पिन कोड के अंदर में लोग बाग गड़बड़ करते हैं। होता क्या है, जब भी आप जिप कोड डालते हैं, सॉरी पिन कोड इंडिया में होता है, यहाँ पे हम जिप कोड बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं जिप कोड्स, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गूगल के जिप कोड्स अक्सर इनकरेक्ट पाए गए हैं। स्पेशली अगर मैं माउंटेन की बात करूँ तो माउंटेन पे अगर मैं मेरे एड्रेस पे भी देखूँ तो मेरे एड्रेस का जिप कोड गूगल पे अलग है, जबकि एज़ पर जो लीज डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है वो अलग है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका पास में डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका लीज डॉक्यूमेंट हो, उसी में जो एड्रेस लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप गूगल पे खोज करके आपका पिन कोड डाल दें। अक्सर लोग बाग ये गलती करते हैं, इसकी वजह से भी उनकी एप्लीकेशन रिटर्न आती है। अच्छा दोस्तों, ये दो हमने मेजर रीज़न जो समझ लिए जहाँ से हमारी एप्लीकेशन रिटर्न आती है। तीसरा जो मेजर रीज़न होता है वो होता है आपका फ़ोटो जो आप अपनी एप्लीकेशन पे लगाते हैं। फ़ोटो शुड बी ऑफ 2x2। ये 2x2 नहीं हुआ तो फिर आपका एप्लीकेशन रिटर्न आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है 2 इंच बाई 2 इंच। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपना फ़ोटो कहीं से भी बनवाते हैं, मोस्टली आप जो है वॉलमार्ट से या फिर स्टैपल से बनवा सकते हैं या जिन कोटो से बनवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप अपना फ़ोटो बनवा सकते हैं। मेक श्योर कि उसकी साइज़ 2x2 ही हो, तो ये आपका एप्लीकेशन इजीली प्रोसेस हो जाएगा, वो लोग रिटर्न नहीं करेंगे। ये 3 मेजर कारण हो गए। चौथा, जो एड्रेस आप इंडियन भी डाल रहे हैं, उस इंडियन एड्रेस को लेके भी इंश्योर कीजिएगा कि एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आप एड्रेस भर रहे हैं जैसा कि आपके पासपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। सो ये 3-4 कारण अगर आपने इंश्योर कर लिए तो देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी कि एप्लीकेशन आपका सिंगल शॉट में प्रोसेस हो जाए। मतलब कहने का मतलब आप एरर ही नहीं होगी तो वो एप्लीकेशन रिटर्न आने का चांस नहीं रहता है। अदरवाइज़ अगर आप पिछले जिन ने भी एप्लीकेशन पोस्टल में डाली उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पोस्टल के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस कराने का जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो कुछ खट्टा मीठा जैसा है। सो ठीक है, ये हो गया दोस्तों पूरा। अब पुलिस वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग एट इंडिया होने के बाद में फाइनली आपको अपना PCC कलेक्ट करना होता है, फिर चाहे आप वॉक इन में करें या फिर पोस्टल से करें। दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से आप अपना PCC अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसे ट्रैक कर सकते हैं और फाइनली कितने दिनों में आपका PCC आता है। तो ये पूरा हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इससे पिछले वीडियो में हमने पासपोर्ट को लेकर के यानी कि पासपोर्ट रिन्यूअल के प्रोसेस को भी समझा था। ये दोनों चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी और मेरे जो प्लस माइनस वाले जो सारे एक्सपीरियंस थे वो डिटेल में आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।